everyone, welcome again. Welcome to the new episode of Youth and Current Scenario. आज हमारे साथ हैं मिशकात उस्मानी साहब। मिशकात माइल साहब हैं हमारे साथ, और मिशकात भाई हमारे काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अपने लहजे के माहिर आदमी। और आप जब देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों उनको लहजे के माहिर कह रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि इनसे हम वो चीज़ ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपको हमारा लहजा ही मार डालेगा। तो वाकई में इनका लहजा आपको मार डालता है। और आज हम लोग बात करेंगे इनके साथ यूथ एंड आर्ट पर। आर्ट में स्पेशल ये थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम थिएटर की बातें करेंगे और जानेंगे किस तरह से यूथ अगर थिएटर में आना चाहे, एज अ हॉबी आना चाहे, एज अ करियर आना चाहे, तो यूथ किस तरह से थिएटर में जुड़ सकता है। तो मिशकात भाई, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और फिर आप शुरू हो जाए। बस पहले तो सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आपने यहाँ पे बुलाया और मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो यही खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। तो और जैसे कि आपने कहा कि वो शेर मैं आपको सुना दूँ, तो बिल्कुल मैं सुना देता हूँ कि किसी को तेरी हंसी मार देगी, किसी को तेरा लहंगा तेरा झुमका मार देगा, किसी को तेरी हंसी मार देगी, किसी को तेरा लहंगा तेरा झुमका मार देगा। मैं भोपाली हूँ, तुझे तो मेरा लहजा ही मार देगा। तो औरंगजेब सर, जैसे कि आपने मुझे बुलाया, अब मैं आप परेशान हूँ कि मैं आपको सर बोलूँ या भाई बोलूँ, आप जो मन करे बोले बस। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बीच का एक ताल्लुक ऐसा है कि बहुत वक्त से चला आ रहा है और वो कॉन्स्टेंटली हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। तो अब मैं सर कहूँ या भाई कहूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल के जैसे आपने पूछा कि थिएटर फील्ड के बारे में या आर्ट फील्ड के बारे में, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा इंट्रोडक्शन तो रह ही गया यहाँ पे जी। मेरा नाम मिशकात उस्मानी है और प्यार से मुझे आप लोग सब माइल बोलते हैं, क्योंकि आप सबको माइल कहते हैं। ये तो बस आपका बयान है ऐसा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं थिएटर करता हूँ, पिछले तकरीबन 5-6 सालों से मैं थिएटर करता आ रहा हूँ। और ये 5-6 साल ये हैं जिसमें मैं एक तरीके से प्रोफेशनली थिएटर कर रहा हूँ। वैसे थिएटर तो मैं बहुत पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, पर 5-6 साल से एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मयार ग्रुप। और हम लोगों के नाम है 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें से पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारा एक दिन में सबसे ज्यादा नुक्कड़ नाटक करने का रिकॉर्ड है, जिसमें हमारी टीम ने 151 यानी 151 नुक्कड़ नाटक एक दिन के अंदर करे हैं। वो भी अलग, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर, वो भी अलग अलग जगहों पे 151 नुक्कड़ नाटक। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे लंबा ड्रामा, दुनिया का सबसे लंबा ड्रामा, वो है 48 आवर्स एंड 29 मिनट उसकी ड्यूरेशन है। वो भी बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी स्टॉपेज के, जो कंटिन्यूअसली चलता रहा है 48 आवर्स 29 मिनट, जिसमें हमने इंडिया की हिस्ट्री दिखाई फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो से लेके हर चीज हमने कवर करी टिल द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग। तो ये जो ग्रुप की आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतना घंटा किया, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने एक नुक्कड़ किया था, तो उस नुक्कड़ में किस तरह से क्या होता है, मिशकात भाई हमारे हम लोग काफ़ी चीज़ें सिखाई इन्होंने कि आवाज़ कैसे निकालनी है, लोगों को फेस कैसे करना है। मैं बता दूं 151 नाटक करना मजाक नहीं है। जब आप यहाँ से बोलते हैं, ये तो होता है वही गले की आवाज़, एक होता है हमारे पेट की आवाज़। तो जब हम थिएटर में जाते हैं तो हमें पेट की आवाज़ बोलनी पड़ती है, और जब वो निकलती है ना तो 1 से 2 नाटक में हम लोग थक जाते हैं। तो 151 नाटक, ये कोई मजाक नहीं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वाकई। मैं ये जानना चाहूँगा, वो जो आप बात कर रहे थे 48 आवर्स एंड 29, तो ये कैसे चलता रहा? मतलब पब्लिक के एतबार से भी मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक कैसे आती रही जाती रही, और वो जो चलता रहा ये डिजिटल था या लाइव था, क्या था? जी, ये बिल्कुल ही लाइव ऑन द स्टेज हुआ, जो BSS के ऑडिटोरियम में हुआ, और इसको हमने दर्ज कराया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और भी बाकी बुक्स हैं जो मार्वलस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और वो बेस्ट ऑफ इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता होती है 2 बुक्स की, एक होती है गिनीस और दूसरी होती है लिम्का। तो हमने इसमें लिम्का में अपने आप को दर्ज करवाया। और जैसे कि आपने पूछा कि कैसे हुआ, तो ये
वन मैन शो तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि मैंने करा या शिवली जो मेरे साथ एक और को फाउंडर है मायार के, उन्होंने करा, नहीं, ये हम सब लोगों की पूरी टीम है, तकरीबन 50 से 60 बच्चों की टीम थी जिसने एक्ट करा। अब औरंगजेब जी ऐसा होता है कि जैसे कि फर्ज करें कि 5 लोगों का डायलॉग है किसी सीन में, तो बाकी के बच्चों का तो डायलॉग नहीं है, तो एट दैट मोमेंट वो रेस्ट कर रहे हैं या फिर वो लोग अपना जो भी तैयार हो रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं, जो भी उनको ज़रूरी है, उनको काम है, उस टाइम पे वो चीज़ कर रहे हैं और बाकी लोग एक्ट कर रहे हैं। तो अब आप जैसे हुए, अब 5 लोग एक्ट कर रहे हैं, तो अब उन 5 में से हल्के से एक आदमी सरक जाएगा और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, ऐसी तीसरा आ जाएगा, ऐसी चौथा आ जाएगा, ऐसी 5वां आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, जी हाँ, तो ये पूरी एक चेन चलती रहेगी। और फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने इसको क्या करा, हमने इसको 2 टीमों में बांटा। अब 2 टीमों में जब हमने बांटा तो हमने ऐसा लिया कि चलो जैसे गुप्ता का टाइम पीरियड है तो गुप्ता का आप दिखाएंगे, मौर्यास का है तो मौर्यास की मेरी टीम दिखाएगी। आप ऐसा करिए कि आप मुगल ले लीजिए, मुगल के बाद मराठा आएंगे तो मराठा मेरी टीम दिखा देगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक एक टाइम ड्यूरेशन को बांटा और करते रहे। जहाँ पे सवाल आता है कि ऑडियंस का, तो ऑडियंस अब जाहिर सी बात है 48 आवर्स यानी लगातार 2 दिन बैठ के तो कोई ऑडियंस नहीं देख पाएगी। तो ऑडियंस का मामला ऐसा था कि वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। और जहाँ पे रात का टाइम होता था, जैसे रात में 3 बज रहा है, 2 बज रहा है, वहाँ पे ऑडियंस कहाँ है, तो जो हमारे घर वाले हैं वही ऑडियंस बन गए, जो हमारी सपोर्टिंग टीम है वो जाके ऑडियंस बन गई, टीचर्स है वो ऑडियंस बन गई। तो इस तरीके से हमने एक रवानगी चलती रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि ये 48 आवर्स और 29 मिनट से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जो लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं या इस काम से जुड़े हुए हैं, इस नुक्कड़ नाटक हो गया या फिर थिएटर हो गया, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये इतनी चीज़ें बातें होने के बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ हॉबी अगर कोई इसमें जुड़ता है तो कहाँ तक पहुँच सकता है और कैसे पहुँच सकता है? बिल्कुल, सवाल दोनों ही बड़े पेचीदा है कि अगर एज अ हॉबी स्टार्ट करें तो कहाँ तक जाएं, और अगर एज अ करियर स्टार्ट करें तो कहाँ तक जाएं। अगर बात करते हैं पहले हम हॉबी की, ठीक है, हॉबी हम उस चीज़ को कहते हैं, पहले हॉबी की हम डेफिनेशन देखें कि मेरे नज़रिए में हॉबी की डेफिनेशन क्या है। कि हॉबी वो चीज़ है कि मेरे करियर या फिर मेरी किसी और चीज़ से हटके कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, जिससे मुझे बेहतर महसूस हो रहा हो, मेरा एक तरीके से क्या बोलते हैं, टाइम पास तो हो ही रहा हो पर एंटरटेनमेंट के साथ हो रहा हो। अब हॉबी आप चाय की दुकान पे बैठने को भी एक तरीके से हॉबी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, आप डांसिंग को भी हॉबी ले सकते हैं, आप क्रिकेट को भी हॉबी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को हॉबी ले सकते हैं। जब बात आती है थिएटर एज अ हॉबी की, तो मैं ये कहूँगा कि थिएटर एज अ हॉबी बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है, क्योंकि आप जब इसको जब थिएटर आप करते हैं तो इट एनहेंसेस यू, ये आपको एक तरीके से बदल देता है और आपको बेहतर जो आपके अंदर का एक शख्स होता है उसको बाहर लेकर आता है थिएटर। वो कैसे कि जब आप थिएटर में होते हैं, आप अलग अलग किरदारों को निभाते हैं, आप अलग अलग किरदारों में ढल के काम करते हैं। आप देखते हैं कि अगर ये सुभाष चंद्र बोस है, आप उनका किरदार निभा रहे हैं, तो हाउ वॉज ही, आपको वहां से नॉलेज आई। आपने अगर देखा कि राजा अशोक है, अशोक द ग्रेट, तो हाउ वॉज ही, तो आपने वहां से एक नॉलेज। या फिर आप देख रहे हैं कि सरोजनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई, कोई भी, तो आप उस इंसान के किरदार में घुस के उसको देख रहे हैं। औरंगजेब जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जब थिएटर करते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। आज की डेट ये है कि मैं इस किस्म का बेगैरत हो चुका हूँ कि आप मुझे 4000 5000 ऑडियंस के बीच में अगर आप खाली मैं चड्डी पहना के मुझे खड़ा कर दें और कहें कि जाओ एक्ट करो, तो मैं बिना किसी झिझक और शर्म के वो एक्ट कर दूंगा। और मैं मतलब उसमें हिचकिचाहट नहीं महसूस होगी मुझे कि वहाँ पे एक्ट करने में या कितनी भी ऑडियंस हो। तो ये काम है थिएटर का, वो
आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनहेंस करती है, आपकी नॉलेज एनहेंस करती है और आपको इस काबिल बनाती है कि आप किसी भी जगह जाके बैठें, किसी भी तरीके के लोगों के साथ जाके बैठें, आप अपनी बात को रख सकें, आपके अंदर एक बात करने का ढंग आए। बॉडी लैंग्वेज होती है, एक होता है स्पीकिंग स्किल्स, एक होता है आपका लिसनिंग स्किल्स या किसी चीज़ को जज करना। ये सारी चीज़ों का मिश्रण आपको थिएटर में मिल जाएगा और आपको एनहेंस करेगा। दिस इज एज अ हॉबी। अगर हम टॉकिंग अबाउट हॉबी, अगर हम थिएटर को ऐसा हॉबी लेके चलते हैं तो ये आपको हर चीज़ में एनहेंस करेगी और आप अब कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे। लाइक से कि मेरा करियर जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट में है मेरा करियर। आज आप मुझे कहीं के भी क्लाइंट से बात करवा दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी तरीके का, तो आई नो हाउ टू हैंडल दैट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ थिएटर। थिएटर की वजह से मुझे ये स्किल्स आई कि हाँ कैसे किस सिनेरियो को जज करना है और लोगों को कैसे आगे अपनी बात को कन्वे करना है। नाउ सेकंड अप टू करियर। अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि मुझे एज अ करियर थिएटर को परस्यू करना है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास सोर्स नहीं है, जिसको हम कहते हैं आज की लैंग्वेज में कि पौवा फंसा देना, अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप एक बात समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। आपको पहले स्मॉल लेवल थिएटर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको थोड़े और अच्छे लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आपको जो ड्रामा स्कूल है, नेशनल ड्रामा स्कूल है, आप वहाँ का एग्जामिनेशन निकालने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करिए। वो निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको इसी चीज़ में देखिए, पहले जैसे मैंने कहा कि अगर सोर्स नहीं है तो मुश्किलात बहुत है। हाँ, नो डाउट आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है एंड यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट विल, देन यू शुड श्योरली गो फॉर दैट, है ना। यू हैव टू गो फॉर दैट कि आपको एज अ करियर अगर आपको दिख रहा है कि यस आई कैन डू दैट, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल एज अ करियर परस्यू करें। और फिर उसके बाद आप थिएटर, अगर देखिए भोपाल जैसे शहर में या कहीं सेकंड टायर सिटी में अगर आप थिएटर को करते हैं तो दैट इज़ वेरी लॉन्ग वे, बहुत स्ट्रगल उसमें है, जाहिर सी बात है। अगर आप इसी चीज़ को अगर बॉम्बे या फिर कोलकाता इस टाइप की शहरों में करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फॉर दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फोरग्राउंड ऑन द थिएटर, if you are from a small town or from a tier 2 city, a tier 3 city, you have to leave your city first. आपको अपना मुकाम छोड़ के आपको किसी बड़ी जगह, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। पर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हाँ, एज अ हॉबी इट इज़ बेस्ट। और अगर थिएटर एज अ करियर में देख रहे हैं तो, और अगर आप स्मॉल सिटीज़ में देख रहे हैं तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि यहाँ पे पैसा बहुत कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि टायर 2 सिटीज़ में, जैसे हमारा भोपाल है, वहाँ पे आर्टिस्ट की इतनी कदर जैसी करनी चाहिए वैसी होती नहीं है। बाज़ मरतबा आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने नुक्कड़ नाटक, मैंने थिएटर फ्री में भी करा है, और मैंने थिएटर नुक्कड़ नाटक इस पैसे इतने अमाउंट में भी किया है कि रोज़ाना आप किसी वर्कर, किसी लेबर की जो डेली इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, और जो मैंने जिस पैसे पे किया है वो ज़्यादा कम है, और उसमें भी 2 लोगों को बांटा है मैंने। तो वो तो है, लेकिन अब जैसे हम लोगों का मयार ग्रुप का एक वो बन गया, एक मयार, एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो आज की डेट ऐसी है कि हम लोग थिएटर करते हैं तो एक एक्ट का हम लोग जितना भी जैसे भी चार्ज करते हैं तो पर पर्सन हम लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट आता है। अच्छा खासा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट, 2000 से 3000 के बीच में, एंड दैट इज़ गुड फॉर अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप इसको सेकंड थिंग एज अ हॉबी कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। तो मतलब मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको सुधारिएगा, कि ऐसे समझ रहा हूँ कि एज अ हॉबी हम शुरू कर सकते हैं। एज अ हॉबी अगर बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम करियर की तरह इसको शिफ्ट कर लें। लेकिन एज अ हॉबी इसको शुरू कर देना चाहिए अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट है।
इसको बिल्कुल शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक थिएटर के ही बहुत बड़े जाने माने चेहरे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो उनका मिजाज ऐसा है कि वो अपना नाम जो है जाहिर करना नहीं चाहते, पर मैं बताऊंगा उनके बारे में कि उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मिशकात मियां, दो चीज़ें मेरे हिसाब से हर एक भारतीय नागरिक पर लाजिम हो जानी चाहिए। एक, आर्मी के अंदर सर्व करना, और दूसरा थिएटर करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो आपके अंदर के इंसान को, आपको खुद को इस तरीके से मोल्ड करती हैं कि आपको ज़िंदगी बेहतर जीने का आपको तरीका सिखाती है। आर्मी आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आती है, और थिएटर आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। जब कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और ये इस चीज एक बोलचाल का तरीका, ये जब आपके अंदर सब आते हैं तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। आपसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर आपने जैसे बताया हॉबी अगर कोई शुरू करता है, कोई भी हमारा नौजवान शुरू करता है, तो वो मायार ग्रुप से किस तरह जुड़ सकता है और आपसे क्या क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको मायार ग्रुप से जुड़ना है तो मायार ग्रुप के बाहें हमेशा थिएटर वालों के लिए, या आर्ट सीखने वालों के लिए, नौजवानों के लिए, या फिर बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हमेशा बाहें हमारी खुली हैं, और हम किसी भी तरीके का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे बारे में हमारा नंबर जो है, कांटेक्ट पर्सन का नंबर जो है, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना नंबर, या फिर आपको इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी है, हम आपको 2-3 चीज़ें आपको कांटेक्ट के लिए दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे देखें और बात करें मायार ग्रुप के कांटेक्ट पर्सन से, और वो आपको आगे बताएंगे। और जहाँ तक बात आती है सीखने सिखाने की, तो एक ऐसा प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चलता है। जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कॉल है कि अ पर्सन लर्न्स एवरी टाइम एंड एवरी डे इन हिज लाइफ एंड डाइज एट द मोमेंट ही थिंक्स दैट ही हैज़ लर्न्ड एवरीथिंग। तो बस यही एक मामला है कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारी, हमें हमेशा जारी रखनी है। और बिल्कुल आप मायार ग्रुप को ज्वाइन करें, और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बहुत बढ़िया आपको एक माहौल मिलेगा। शुक्रिया। काफ़ी बेहतरीन बातें आपने बताई कि एज अ हॉबी, एज अ करियर, आपको करियर शुरू करना है, कैसे करना है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं तो बड़ा खुश हुआ, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छी बातें लगी होंगी। मिशकात, ये थे हमारे मिशकात भाई, मिशकात माइल साहब। और एक आध अशार अगर आप सुना दें और हम सेशन को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। तो आप ये बताएं किस मौजू पे, किस चीज़ पे सुनना चाहेंगे? आप बस, यहाँ नौजवान की बात चल रही है, आप बस कुछ नौजवानों के ऊपर ही, नौजवानों के लिए सुना दें बस। जी हाँ। तो जो शेर है वो कुछ इस तरीके से, ये मैंने औरत के मौजूदा हालात पे लिखा था। और बाज़ मरतबा क्या होता है कि शायर लिखते हैं प्यार मोहब्बत पे, मुझसे उस पर लिखा नहीं जाता है, तो सेम, बिल्कुल सेम। तो औरत के मौजूदा हालात के बाजार हुस्न का है, और बोली जिस्म की लगा रहे हैं। ये आजकल हो रहा है कि हुस्न का बाजार है और बोली जो है जिस्म की लगती है। दुश्वार हसरतों के खातिर जख्म रूह को पहुंचा रहे हैं, दुश्वार हसरतों के खातिर जख्म रूह को पहुंचा रहा है। जुनून इब्लीसी इनकी नियत में शुमार है, यानी जो लोग हैं इनकी जो नियत है, जुनून इब्लीसी इनकी नियत में शुमार है, ये जानते हुए भी औरतों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। यानी कि फला औरत ने फला कपड़े पहने थे तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, वो उसके कपड़े ऐसे थे तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो यही है, फिर से सुनेंगे, जुनून इब्लीसी इनकी नियत में शुमार है, ये जानते हुए भी औरतों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। खुशनुमा महक आती है उनकी छाँव में, जैसे हमारी दादी है, वालदा है, नानी है, उनकी छाँव में एक अलग महक है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कि खुशनुमा महक आती है उनकी छाँव में, ये बदबख्त इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और आखिरी शेर इसका कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैगाम इल्म पहुंचाती है वो, यानी कि अगर घर में एक औरत एजुकेटेड है तो उसकी पूरी नस्लें एजुकेटेड होंगी। आदमी एजुकेटेड हो, उसकी नस्लें एजुकेटेड हो, ये जरूरी नहीं है, पर अगर औरत है एजुकेटेड तो उसकी पूरी नस्लें एजुकेटेड। तो वही शेर कि
पीढ़ी दर पीढ़ी पैगाम इल्म पहुंचाती है वो, ये कैसे नामर्द है जो औरतों पे हाथ उठा रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। तो शेर के साथ हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छी बात कही आपने। मिलते हैं हम लोग अगले किसी सेशन में किसी नए यूथ के साथ जो अपने फील्ड में कमाल का काम कर रहा है या काम करने की कोशिश कर रहा है। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को शेयर करते रहिए अपने अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।